नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडियन ओपिनियन। मैं हूं दीपक कुमार। एक गिरोह पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में हजारों लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाता जा रहा था। इस गिरोह के लोग एआरटीओ, बैंक, फाइनेंस कंपनियों की मिलीभगत से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर गाड़ियां फाइनेंस कराते थे और गांव देहात के सीधे साधे लोगों को गाड़ियां बेचकर करोड़ों अरबों रुपए का काला धंधा चला रहे थे। लेकिन बाराबंकी के एसपी की होशियारी से यह गिरोह पकड़ा गया और कई जिलों में फैला हुआ जो इनका नेटवर्क था उसका भंडाफोड़ हो गया। पुलिस को शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में 250 से भी ज़्यादा मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं और 9 चारपहिया वाहन बरामद हुए हैं। लेकिन अधिकारियों को यह उम्मीद है कि जैसे जैसे उनकी इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी यह संख्या और भी बढ़ेगी, हज़ारों में होगी, क्योंकि गिरोह ने कई जिलों के लोगों को शिकार बनाया है। राजधानी लखनऊ के आसपास के जितने भी ज़िले हैं, अयोध्या मंडल के जो जनपद हैं, वहाँ भी इस गिरोह का नेटवर्क था। लगभग 8 से 10 जिलों में इस गिरोह ने लोगों को अपना शिकार बनाया है और प्रभावित लोगों की संख्या हज़ारों में हो सकती है। फिलहाल लगभग 270 वाहन, जिनमें कि 9 चारपहिया वाहन हैं, लग्जरी गाड़ियां हैं, वो पुलिस के कब्जे में आ गई हैं। 259 मोटरसाइकिलें पुलिस के कब्जे में आ गई हैं और इस मामले में पुलिस ने लगभग आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा है। लेकिन ये जो पूरा नेक्सस है, ये बहुत बड़ा नेक्सस है और ख़ास बात ये है कि हमारी व्यवस्था में शामिल, हमारे सरकारी तंत्र में शामिल, बैंकों में और सरकारी दफ्तरों में शामिल लोग इस गिरोह के अपराध में सहयोग कर रहे थे और अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्रवाई है, क्योंकि 250 से भी ज़्यादा गाड़ियां बरामद होना आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मामला है और आगे ये संख्या हज़ारों तक पहुंचने की उम्मीद है। इस मामले में बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक से फ़ोन लाइन पर हम बातचीत करेंगे। बाराबंकी के एसपी डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। कप्तान साहब, स्वागत है आपका द इंडियन ओपिनियन में। ये जो पूरा मामला है, किस तरह से ये गिरोह सक्रिय था, क्योंकि ये पता चल रहा है कि कई सालों से ये अपने आउटलेट खोल के अवैध रूप से गाड़ियां बेच रहे थे और वो गाड़ियां भी इन्होंने फर्जी तरीके से फाइनेंस कराई थी और बहुत बड़ी संख्या में लोगों को कई जनपदों में इन्होंने शिकार बनाया है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि उनके जो लोन्स खराब होते थे, बैड लोन होते थे, उनके सोर्स के बारे में नहीं मालूम पड़ पाता था कि आखिर ये कैसे हुआ। तो हमारी टीम ने बड़ी मेहनत की और अभी इसी महीने 6 तारीख को 77 गाड़ियां बरामद की थी मोहम्मदपुर खाला हमारे यहाँ। साहब, इसमें यह भी पता चल रहा है कि बैंकों के, फाइनेंस कंपनियों के जिम्मेदार लोगों की भी मिलीभगत इसमें दिखाई पड़ रही है और आरटीओ ऑफिस की भी भूमिका संदिग्ध है, क्योंकि बिना केवाईसी के जो निर्देश हैं उनका पालन किए बगैर, आईडी को, डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस वेरीफाई किए बगैर गाड़ियों को फाइनेंस करा देना, लोन सैंक्शन कर देना, उसके बाद फिर उन्हीं वाहनों का एआरटीओ ऑफिस में पंजीकरण हो जाना, रजिस्ट्रेशन हो जाना, ये सारा कुछ हो रहा था। और सरकारी तंत्रों से जुड़े हुए जो विभाग संबंधित हैं, बैंक से जुड़े, आरटीओ से जुड़े लोग, ये सक्रिय क्यों नहीं हुए, खामोश क्यों बने रहे? होता है सामान्य रूप से। तो कोई व्यक्ति जब किसी एजेंसी पर जाता है एक गाड़ी के लिए, उसे 3 डॉक्यूमेंट देने होते हैं, अपना आईडी प्रूफ, रेजिडेंस प्रूफ और अपना इनकम प्रूफ। और उसके आधार पर उस एजेंसी में बैठा हुआ बैंक का जो प्रतिनिधि होता है, जिसको सामान्य रूप से डीएसए कहते हैं, वो उसका प्रतिनिधि उसको प्रोसेस करता है और सामान्यतः 8 घंटे से लेकर 24 घंटे के अंदर उसका लोन अप्रूव हो जाता है और वो अपनी चेकबुक से ईएमआई के चेक दे देता है या एक अंडरटेकिंग देता है कि प्रत्येक माह में ईएमआई का भुगतान दिए गए अकाउंट में करता रहूंगा। इस प्रकार वो आदमी अपनी गाड़ी लेकर अपने घर चला जाता है। ये गैंग ऐसी एजेंसीज, ऐसे डीएसएस के साथ मिलकर उसके जो प्रपत्र हैं, उसका केवाईसी है, उसका इनकम प्रपत्र है, उसको प्राप्त करते हैं और एक दूसरी फोटो लगाकर एक पूर्व रचित प्रपत्र तैयार करते हैं और एक आदमी को खड़ा करके बैंक में फिर एक अकाउंट खोलते हैं और उन्हीं प्रपत्रों के आधार पर एक मोटरसाइकिल फाइनेंस करा लेते हैं। और कभी एक चेक देते हैं वो ईएमआई का, कभी एक चेक भी नहीं देते हैं और इस प्रकार की गाड़ी रूरल एरियाज में लाकर बाराबंकी, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, अयोध्या, इस तरह के जनपदों के रूरल इलाके में लाकर इस बिना पर बेचते हैं कि ये गाड़ी आर्मी कैंटीन से निकाली गई है इसलिए सस्ती है। कोई मोटरसाइकिल 70,000 रुपए की है तो उसे 50,000 रुपए में बेचा और किसी दूसरे के नाम गाड़ी है जो 1 साल बाद
जिसको बेच रहे हैं उसके नाम ट्रांसफर हो जाएगी, ये आश्वासन देते हैं। इस पर गांव का आदमी इस लालच में कि वो गाड़ी उसे 50,000 की मिल रही है, जो 70-72 हजार रुपए की शोरूम पर पड़ती, जिसका रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है, उसकी दौड़भाग नहीं होगी, वो ले लेता है। ये नहीं जानता कि ये पूरी तरह से धोखाधड़ी के तहत ली गई है। उधर जब बैंक का आदमी दिए गए पते पर जाता है तो वो आदमी कहता है कि हमने एक गाड़ी खरीदी थी जिसकी EMI मैं दे रहा हूँ, लेकिन दूसरी गाड़ी के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ कभी वो गाड़ी इस्तेमाल नहीं की गई। इस प्रकार दोनों के बीच एक दूरी पैदा कर देता है ये गैंग, जो जिसके नाम गाड़ी फाइनेंस कराई गई सेकंड गाड़ी, और जो वास्तविक उपयोग करता है, ये दोनों डिस्कनेक्टेड हैं। इसका पता बैंक लगा ही नहीं पाता। तो ये निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता है इस मोडस ऑपरेंडी का को वर्कआउट किया है। और हम ये भी प्रयास करेंगे आने वाले दिनों में इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि बैंक के या ऑटोमोबाइल एजेंसी के जो लोग इसमें मिले हुए हैं उनको भी पूरी तरह से हम सामने लाएं, पर्दाफाश करें इसका, और उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करें। एक अंतिम सवाल कप्तान साहब, ये जो पूरा मामला आपके सामने आया है, आपकी टीम ने अच्छी इन्वेस्टिगेशन की है। जाहिर सी बात है, जो गैंग कई सालों से कई जनपदों में लोगों को अपना शिकार बना रहा था, वो पहली बार पुलिस के कब्जे में आया है। तो जो आपकी प्राथमिक जो विवेचना है उसमें क्या तथ्य सामने आए हैं? सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें किसका हुआ है? फाइनेंस कंपनियों और बैंक को चोट पहुंची है, उनका नुकसान हुआ है, या फिर तमाम ऐसे लोग जो गांव देहात के लोग थे जिन्होंने कुछ कम कीमत पर इन गाड़ियों को खरीद लिया, इस लालच में खरीद लिया कि उन्हें सस्ती गाड़ियां मिल रही हैं, उनका बड़े पैमाने पर इसमें नुकसान हो रहा है? इन्वेस्टिगेशन से क्या बातें सामने आ रही हैं? देखिए, इसमें दो पक्ष हैं इसके। एक तो इसका एक ऑफिशियल लॉस है। ऑफिशियल लॉस निश्चित रूप से बैंक का है, क्योंकि उसने एक लोन डिसबर्स किया है किसी एसेट के अगेंस्ट, और वो एसेट निश्चित रूप से बैंक का है। मैंने ऑलरेडी जो बैंक हैं संबंधित उनको इन्फॉर्म कर दिया है। लॉकडाउन के कारण उनकी टीम्स बाहर से नहीं आ पा रही हैं, लेकिन शीघ्र ही वो आएंगी, अपने लीगल क्लेम्स न्यायालय में रखेंगी और उसके हिसाब से अपनी गाड़ियों को रिलीज कराएंगी। जहाँ तक पर्सनल लॉस की बात है, ये जो लोग हैं जिन्होंने गाड़ियां खरीदी, नियंतः अगर कानूनी दृष्टि से देखें तो वो भी इस फ्रॉड के पार्ट हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को किसी भी नंबर्ड आइटम के खरीदने से पहले उसके स्वामित्व के बारे में जानकारी रखना उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं किया गया, लेकिन ये मानते हुए बेनिफिट ऑफ डाउट उनको दिया जा रहा है फिलहाल कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी और शुद्ध लालच में आके उन्होंने ऐसा कृत्य किया। इसलिए उनका जो पैसा लगा वो तो निश्चित रूप से उनका नुकसान है, और उसकी भरपाई पुलिस या विवेचना के दौरान नहीं हो सकती। वो आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं, ऐसे अपराधी के खिलाफ क्लेम कर सकते हैं जिन्होंने उसे ठगा है, क्योंकि जो ठगी का पैसा है वो निश्चित रूप से फ्रॉडस्टर्स की पॉकेट में गया है। तो ये तो आगे आर्बिट्रेशन का प्रोसेस होता है, वहां पर वो जा सकते हैं। लेकिन जो एसेट हमने पकड़ा है, जो मोटरसाइकिलें हैं, गाड़ियां हैं, वो निश्चित रूप से बैंक की प्रॉपर्टी है और लीगल प्रोसेस के बाद बैंक उसे एक्वायर कर सकता है। धन्यवाद आपका कप्तान साहब इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। बाराबंकी के एसपी डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी बता रहे थे कि इस गैंग ने किस तरह से हज़ारों लोगों को अपना शिकार बनाया, इस गैंग की जो कार्य पद्धति थी वो क्या थी, और ये भी उन्होंने बताया कि ये संभावना है, हालांकि इन्वेस्टिगेशन जारी है, संभावना है कि बैंकों के आरटीओ ऑफिस के ज़िम्मेदार लोग भी इसमें शामिल हों, क्योंकि जिस तरह इतनी आसानी से ये पूरा गैंग कई सालों से ऑपरेट कर रहा था और कई जनपदों में ये जानकारी मिल रही है कि इन्होंने हज़ारों लोगों को अपना शिकार बनाया है। यानी जो मामला अभी पकड़ा गया है वो लगभग 2.5-3 करोड़ का मामला है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस कर रही है तो अधिकारियों को भी ये लग रहा है कि ये आगे चल के अरबों का मामला ये हो सकता है, क्योंकि प्रभावित लोगों की संख्या हज़ारों में हो सकती है। फिलहाल पुलिस की टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है। आप सब की भी ये जिम्मेदारी है कि होशियार रहें। कोई भी वाहन, कोई भी वस्तु आप अगर खरीदते हैं तो उसकी जांच पड़ताल करें, या आप ये देखें कि आपको शिकार बना के कोई अपने फ़ायदे के लिए आपको किसी गैरकानूनी काम से जोड़ तो नहीं रहा है, और यदि कहीं कुछ ऐसा हो तो पुलिस को इन्फॉर्म करें। थोड़ी सी लालच के लिए किसी भी गलत काम का हिस्सा न बने। धन्यवाद। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें लाइक और फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।